आज सफ़ी कदम चैनल पर हमारे बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन शायर हैं और मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। कुछ शेर पहले मैं सुनाना चाहूँगा उनके कि इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, हंसना चाहा तो मेरी आँख में आंसू आए। एक तो वो फूल ही कागज़ का उठा लाया है, एक तो वो फूल ही कागज़ का उठा लाया है, उस पर ये ज़िद है कि उन फूलों से खुशबू आए। क्या शेर है कि मैं सिर्फ सुनता हूँ और सिर्फ बोलता है वो, मैं सिर्फ सुनता हूँ और सिर्फ बोलता है वो, इसे खुदा के लिए गुफ्तगू न समझा जाए। आज फिर मरहम लगाया आपने, आज मेरा ज़ख्म फिर ताज़ा हुआ। ख्वाब कितने भी हसीन हों ख्वाब हैं, ख्वाब कितने भी हसीन हों ख्वाब हैं, नींद से जागे तो अंदाज़ा हुआ। ऐसे ही मुनफरिद और बेहतरीन अशार के खालिक, बहुत ही बेहतरीन शायर, और शायरी इनको वैसे में मिली है, उनके वालिद भी उस्ताद शायर थे। जनाब खालिद अखलाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि सफ़ीर अदब के लिए आपने मुझे से नायल को अहलियत दी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने आज बैठा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर बड़ा फ़नकार अपने आप को नायल ही कहता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। हालांकि हम ये कहें कि हम नायल हैं, आपको पाकर नहीं, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ आपके प्रोग्राम को भी और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं तो आपका इस्तकबाल है सफ़ीर अदब चैनल में। सबसे पहले जैसा कि मैं जानता हूँ और नाज़रीन भी आज जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आपको शायरी वर्से में मिली है, आपसे पहले भी मुलाकात रही है और मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। और आपके वालिद साहब की गज़ल भी कुछ दिन पहले शेयर की थी उर्दू शायरी एक पेज ने जी। बहुत ही बेहतरीन शायरी मैंने सुनी और उनका मजमूआ भी तरतीब ज़ेर तरतीब है। तो आपका उनसे कब उन्हें ये एहसास हुआ कि आप शायरी करने हैं, या आपको कब एहसास हुआ कि आपको वर्से में वालिद साहब से शायरी मिल चुकी है? ये बिल्कुल बचपन से ही ये था कि मैं देखता था कि मेरे घर पे बहुत सारे शायर हज़रात आया करते थे, और उनका पापा से मिलना जुलना और उनका आना जाना लगातार रहता था। तो मुझे अंदाज़ा था कि हाँ, पापा शायरी करते हैं और ये लोग शायर हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। तो जो पापा के दोस्त, जो पापा के शायर दोस्त आया करते थे, तो उनको चाय वगैरह ले जाना ज़ाहिर सी बात है मेरा काम रहा करता था। और मैं छोटा था तो वो लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, सभी लोग बात करते थे। तो इस दौरान मुझे कुछ वक्त मिलता था उनकी गुफ्तगू सुनने का। कभी कभी मैं बैठ जाया करता तो मुझे अंदाज़ा होता था कि क्या शायरी पे कुछ बातें कर रहे हैं। पापा की एक तंजीम भी थी, उस वक्त पापा ने बनाई थी, तो उससे जुड़े हुए लोग आते थे, और हर महीने तरह ही मुशायरे, तरह ही नशिस्तें वहाँ हुआ करती थी। घर में माहौल था, क्योंकि मेरे दादा साहब भी शायर थे। मैंने उन्हें हालांकि देखा नहीं कभी, लेकिन मुझे पता था, पापा के ज़रिए मैं सुनता था शायरी का वर्सा जी। तो मैं सुनता रहता था कि हाँ, शायरी दादा साहब हमारे करते थे और पापा। तो धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा शौक़ पैदा हो गया शायरी के बारे में सुनने का, शायरों के बीच में थोड़ा सा बैठने का। और जो पापा के दोस्त आते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे गुफ्तगू करते थे, तो उनसे कुछ मैं चीज़ें ले लिया करता था। तो कुछ और वक्त गुज़रा, तो मुझे याद है कि उस वक्त मिसरा तरह दिया जाता था, तो मैं नोट कर लिया करता था कभी कभी मिसरा तरह, और उस पर कुछ कहने की कोशिश करता था और ख़ुद कोशिश करके खुद ही पार देता था उसको। उसके अलावा एक चीज़ और थी, मेरे मुझसे जो बड़े भाई थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे उस दौरान। तो उनका जब वापसी में, जब वो घर आते थे छुट्टियों में, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत कम उम्र का था और मैं उनके लिए खिलौने की तरह था। तो मुझसे बहुत मेरे साथ बैठना, मेरे साथ बात करना, तो मैं जो भी कुछ लिखता था वो बड़ा अजीबोगरीब रहा होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत हंसते थे वो उस पर और बहुत एंजॉय करते थे। तो मुझे लगता था कि ये गोया कि मेरी तारीफ़ है, मेरे लिए शाबाशी की कोई एक चीज़ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उस तरह की चीज़ें और लिखता था। तो जब भी वो आते थे बहुत हंसते थे। अच्छा, पापा को ख़ास नोटिस में लाते नहीं थे, क्योंकि हम भाइयों की बात थी जी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जाती रही। उसका अंदाज़ा मुझे ख़ुद को नहीं था कि मैं कुछ लिखने लगा हूँ। तो एक उस दौरान एक तरह मिली, मुझे याद है कि आहे मज़लूम से पत्थर भी पिघल जाते हैं।
तो ये तरह थी, तो मैंने इसको भी नोट किया और मैंने कुछ लिखा इस पर। तो जब मैंने ख़ुद को लिखा तो ये सिलसिला क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था, तो पापा के एक शागिर्द थे और जो बहुत काबिल शागिर्द थे, आली अहमद साहिल साहब, बल्कि हैं अभी भी। तो मैंने उनसे, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैंने उन्हें टूटा फूटा कुछ जो भी लिखा उनको दिखाया। मैंने कहा ये तरह दी गई है, अभी अब से कुछ दिन बाद ये नशिस्त है, मैंने भी कुछ कहा है इस पर। तो उन्होंने कहा हाँ खालिद मियाँ दिखाइए आप। तो जब मैंने उनको शायर दिखाए तो शायद उनको पसंद आए होंगे, तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, बल्कि वो पर्चा पापा के सामने पेश किया। उन्होंने पापा से कहा कि देखिए उस्ताद साहब, ये तो खालिद मियाँ भी कुछ कह रहे हैं। तो पापा भी शायद मुतासर हुए उस 2-4 शेरों से मेरे, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं, जब ये मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। बहरहाल इन्होंने अभी कुछ लिखा है तो मैं देखता हूँ। तो उसमें उन्होंने खैर कुछ इस्लाह करके एक आध लाइन कम की, एक आध बढ़ाई, कुछ अल्फाज यहाँ से वहाँ किए। तो जी, तो फिर मैंने उस मिसरे पे गज़ल कहने के बाद में बाकायदा मैंने पार्टिसिपेट भी किया वो नशिश। अच्छा। और मुझे याद है कि मुझे दादो तहसीन से भी नवाजा गया। मैं छोटा था, मैं डरता था कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, लेकिन बहरहाल तो वहाँ से मेरी शायरी की शुरुआत हो गई थी। जैसे कि आपने बताया आपके दादा भी शायर थे, मैं बाद में जी। तो ये तो खैर आपका ख़ानदानी होता है। उस गज़ल से अगर कोई शेर याद हो तो? हाँ, मुझे याद है, मैंने बल्कि गिरह लगाई थी इस पे कि आए मज़लूम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। कि मैंने कहा था कि ये तो सब कहने की बातें हैं, कभी देखा है आए मज़लूम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। बहुत बेहतरीन गिरह लगाई उस उम्र में। वाकई इस पे मुझे बहुत शाबाशी मिली कि आपने अच्छी गिरह लगाई है। बेहतरीन गिरह लगाई है। मजलूम से पत्थर भी, मतलब गिरह लगाना भी एक हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि शायर जो बांध चुका होता है वो एक अपने रंग में, और फिर उस पर आप सिर्फ एक मिसरा लगाकर उसको जस्टिफाई करें। और बहुत बेहतरीन गिरह लगाई आपने। फिर उसके बाद आपके शायरी का सफ़र वहाँ से मतलब फिर शुरू हुआ? वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से मैं मुस्तकिल थोड़ा बहुत जो भी कुछ लिखता था पापा को दिखाने लगा। पहले ये था कि मैं लिख के या तो ज़ाया कर देता था या कुछ, तो पापा को मैं दिखाने लगा, और उनकी तरबियत फिर मुझे धीरे धीरे मिलने लगी, उनके सजेशंस मुझे मिलने लगे। और देखिए क्या होता है कि जब भी आप कुछ करते हैं और उसका आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मिलता है, उस बात से फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो काम आप कैसा कर रहे हैं। क्योंकि पापा के जो बाकी जो अहबाब थे, उन्होंने जब उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ लिखने लगा हूँ अभी, और मैं वहाँ से सीरियसली कुछ काम मैंने शुरू कर दिया। तो ये तो खैर वालिद साहब के ज़रिए निगरानी है, फिर आपका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद उर्दू अदब से आपको दिलचस्पी कर दी, फिर इसके बारे में और कुछ आपने? जी, उसके बाद फिर ये हुआ कि दरअसल हमारे साथ एक, मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हमारे घर में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल था। तो पढ़ाई मतलब जो हमारी कोर्सेज़ हुआ करते थे, मेरे पास मैथ्स थी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेरे भाई 2 इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो वो एक बड़ा प्रेशर था हम लोगों पे कि एक भाई मेरे एडवोकेट हैं, उसके बाद एक दूसरे भाई सिविल इंजीनियर हैं, उसके बाद एक और छोटे भाई उनसे वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मेरे ऊपर जो शायरी से ज़्यादा इस बात का प्रेशर था कि मुझे भी इसी तरह से पढ़ के आगे बढ़ना है। तो मैं बजाय इसके कि इस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पढ़ता, मेरा रुझान उस तरफ पढ़ाई पे ज़्यादा था, मैथमेटिक्स पे, फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री पे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पापा शायरी कर ही रहे थे बाकायदा, तो बहुत सारे रिसाले आया करते थे हमारे यहाँ, बहुत सारी किताबें रहा करती थी पापा की। तो शुरू में एक तो ये मसला था कि मुझसे बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में उर्दू नहीं थी तो वो नहीं आती थी। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि जब शायरी शुरू की तो मैंने धीरे धीरे उर्दू सीखना शुरू की। जब मैं थोड़ी बहुत उर्दू सीख गया, तब पापा की सारी जो किताबें थी, जो रिसाले थे, वो मैंने पढ़ना शुरू किए। पापा के पास एक किताब थी बहुत बहुत मोटी, उसमें बहुत सारे शायर थे। ये उस वक्त की बात है कि जब मैं पढ़ नहीं पाता था। अच्छा। तो उसमें ग़ुलाम रब्बानी ताबा साहब थे, उसमें जोश मलिया आबादी साहब का कलाम था, उसमें जिगर साहब का कलाम था, फ़राह गोरखपुरी साहब का कलाम था, मजाज लखनवी साहब का कलाम था। तो जब मैं, ये तब की बात है जब मैं पढ़ना नहीं आता था उर्दू में मुझसे, तो पापा सुनाया करते थे उनके कुछ शेर। तो मैंने एक तो उनकी शक्ल से पहचानने लगा था मैं, जोश मलिया आबादी तो मैं पहचान लेता था कि ये जोश साहब का तस्वीर है, ये मजाज साहब की तस्वीर है। उसके बाद फिर शेर मुझे याद हो गए थे पापा जब सुनाया करते थे। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा
तो मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई इस किताब से, और वो बल्कि किताब मैंने पूरी तकरीबन किताब सारे शुरा हज़रात ने मैंने पढ़ी, और मुझे वाकई उससे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब इब्तिदा में वालिद साहब को तो खैर असर ही रहा, वो रिसाले पढ़े आपने, तो ये भी होता है क्योंकि हम शायरी करने लगते हैं जब शुरा को पढ़ते हैं, जैसे आपने कुछ नाम होता है तो असर भी थोड़ा बहुत आता है। मुतासिर मतलब आप किससे हुए शुरू इब्तिदा में? देखिए वालिद साहब का असर तो बहरहाल रहा। वो तो है। देखिए मैं ये कहूँगा कि किसी एक शायर से मुतासर हुआ तो गलत होगा, जी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जी तो जिसका भी जो भी शेर अच्छा होता था तो मैं उससे ज़्यादा मुतासर होता था, बजाय इसके कि मैं किसी एक पर्टिकुलर शायर से मुतासर हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फ़िराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी साहब की शायरी ख़ास तौर से पसंद आती थी। उसके अलावा जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर मैंने ख़ुद भी किताबें कुछ ख़रीदी। मैंने हज़रत गालिब को थोड़ा बहुत पढ़ा और परवीन शाकिर साहिबा को पढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारी किताबें ख़रीदने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि पापा के पास ऑलरेडी वो सब सरमाया मौजूद था। मैं उनसे इजाज़त लेके जब मैं दिल्ली आ भी गया, उसके बाद भी जब कुछ किताबें ऐसी होती थी कि मैं उनसे इजाज़त लेता था कि अगर आपने पढ़ ली हो ये, तो ये मजमूआ कलाम मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तो वो मैं मजमूआ कलाम अपने साथ दिल्ली भी ले जाया करता था, और फिर उस तरह से मैं मेरी अदब के साथ एक जुड़ाव रहा। ये आपकी क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में एक आप काम भी कर रहे हैं, और ये तालमेल कैसे बना रहता है शायरी का? और फिर क्योंकि वालिद साहब के यहाँ से आप आ गए हैं, पढ़ने का उतना मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है आपकी, उसके बावजूद अपनी शायरी के लिए इर्तिक़ा आपके यहाँ किस तरह से? ये वाकई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल इसलिए था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे यहाँ पढ़ाई का मतलब हम सभी बहुत लेबोरियस टाइप के स्टूडेंट्स थे, तो मैं बहुत पढ़ता था अपनी कोर्स की किताबें, तो उसमें एक बहुत वक्त जाता था मेरा। और मेरी जॉब भी ऐसी थी जब मैं दिल्ली आया कि सुबह 8 बजे से जॉब शुरू होती थी और वो शाम में बहुत देर तक मैं काम करता था। लेकिन बचपन से एक अजीब इत्तेफाक ये रहा कि मेरी ज़्यादातर तख्लीक़ात जो हैं बहुत लेट नाइट में होती थी। अल्लाह ताला मुझे जो भी अता करता है, और आज भी वो है तकरीबन तमाम शायरों के साथ ही शायद, अगर ये तो उसमें फिर वक्त की कोई मजबूरी या परेशानी नहीं रहती। बचपन में मुझे याद है कि जब मेरा कुछ इस तरह की तकलीफ़ हुआ करती थी रात में, तो मैं अपने साथ में, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे और कुछ नहीं था, साथ में मैं एक कॉपी, एक पेन और टॉर्च रख लिया करता था जब मैं सेसवान में था। तो जब मैं लिखता था रात में टॉर्च जला के, ताकि बाकी घर वालों को दिक्कत ना हो, तो सुबह मैं अम्मी पूछा करती थी कि बेटा कुछ गज़ल वगैरह कही रात में? मैंने कहा अम्मी आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा नहीं, आप टॉर्च जला के कुछ लिख रहे थे। तो वो जो वक्त था लिखने के लिए तो वो अभी भी है। तो मतलब मुझे मेरी मसरूफ़ियत और ये काम बहुत ज़्यादा आड़े नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तकलीफ़ होती थी, और बाकी मैं टाइम थोड़ा सा निकाल लेता था, क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस है ज़्यादातर मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो 2 दिन मुझे मिलते थे उसमें मैं शायरी को देता था, लेकिन मुझे शायरी से वाकई बहुत इश्क है, बहुत लगाव है, तो वो हर वक्त मुझ पर हावी रहती है। ये इसमें एक ये सवाल जहन में था मेरे कि जाहिर बात है आप वेल टू डू अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी में है, सेटल है, और ख़ानदानी अब तो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया रहा। और जैसा एक कह सकते हैं एक रिवायत सी चली आई है या एक बात बैठी हुई है कि दर्द व गम की पैदावार है शायरी, या कुछ मुहर्रिकात होते हैं कि हमारी शायरी की वजह ये रही, हमारी शायरी की वजह ये रही। तो बस एक यही बुनियादी सा सवाल कि आपकी शायरी के मुहर्रिकात क्या रहे हैं? वो तो एक असर पड़ा वालिद साहब का, लेकिन जो आपकी तभी शायरी होती है उन पर कुछ चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि शायरी जज्बात का इजहार है एक तौर पर, इफ़ाज़ात इजहार ज़ात, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन कुछ लोग इफ़ाज़ात बोलते हैं, कुछ लोग इजहार ज़ात बोलते हैं। तो इसकी मुहर्रिकात आपके लिए क्या है? मैं बहुत ज़्यादा तो क्लियरली नहीं कह पाऊँगा इस बारे में, लेकिन हाँ इतना मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। जी, वो तो खैर बहुत हसास बारीकी से मैं महसूस करता हूँ चीज़ों को, जी। और कुछ चीज़ों का मेरे दिल पे बहुत गहरा असर रहता है। तो शायद वही चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। अगर आपने कभी शायरी में देखा भी हो तो बहुत ही मैं रूमानी शायरी में शायद ही कम कर पाता हूँ, और जो समाजी शायरी है वो ज़्यादा है। तो समाज का और आसपास की चीज़ों का बहुत ही गहरा असर रहता है मेरे ऊपर। मतलब ये कहा जा सकता है कि अदब बराए ज़िंदगी के कायल हैं। जी, आप शायद ये बात ठीक है। की बात कही जा सकती है कि अदब बराए ज़िंदगी क्या कायल है कि अदब का ताल्लुक, हालांकि मेरा भी मानना है कि अदब बराए ज़िंदगी और अदब बराए अदब एक इस्तिलाह बना दी गई है। हालांकि अदब किसी भी सतह पर ज़िंदगी से अलग नहीं होता है, बिल्कुल किसी न किसी सूरत में ज़िंदगी से जुड़ा ही होता है, लेकिन एक राइज इस्तिलाह है तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल आपने अदब बराए ज़िंदगी के ज़्यादा आप करीब है। शायरी, तो आपके नज़दीक शायरी का तसव्वुर क्या है? कि आप क्या सोचते हैं शायरी के बारे में? हर इंसान का एक अपना मतमय नज़र होता है, एक तसव्वुर होता है,
कि शायरी इस तरह को, या आप क्या चाहते हैं कि आपकी शायरी, आपको अपनी शायरी से क्या उम्मीद है कि इस तरह की मैं करना चाहता हूँ, या ये मेरे मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में चीज़ें हैं, जो हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हम उन्हें इस तरह से शायरी में कह पाएँ, अगर जब लोग उसको पढ़ें तो उनको लगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, या ये शेर हमारा अपना शेर है, या ये एक जो वाक़या है या ये जो हालात हैं वो हमारे इर्द गिर्द की बात है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये हो, नंबर एक। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि शायरी बस इसलिए ना करूँ मैं कि मुझे शेर कहना है तो मैंने कुछ भी लिख के कह दिया और फेसबुक पे या यहाँ वहाँ पोस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ तो उसका कुछ मतलब हो, उसमें कुछ वज़न हो, उसको लोग पढ़ के कम से कम यूँ ही उसको ज़ाया ना करें, उसको एक आध बार पढ़ें, करा दिए तो उसकी एक अहमियत हो अपनी। तो मैं उस तरह से शायरी करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि बस मुझे शायरी करना है तो बस कुछ भी लिख दिया, कुछ भी दिमाग में आया। ज़बरदस्ती की, वो जाहिर सी बात है, फिर वो शायरी रहती भी नहीं है, वो जी। एक आमुद और आमद का मसला रहता है। तो आमद शायरी असल जो निकल कर आती है आमद में, आमद में तो खैर सन्नाई जी। वगैरह, और लोग चाहें तो वो आजकल तो वैसे भी बहुत लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन एक अपना रंग, एक अहमियत, एक मकसद जो आपके यहाँ नज़र भी आता है। खैर इस बार आपसे गुफ्तगू और होगी, लेकिन इस बीच एक तो गज़ल आपकी सुनना चाहेंगे सामीन की? बिल्कुल। मैं तो एक आपकी ये गज़ल जिससे मैंने ये शेर पढ़ा, ये मुझे बड़ी पसंद है ये गज़ल। वो इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी मैं पहलू बिल्कुल आए। सुनाऊंगा सफ़ीर। ये गज़ल हालांकि बहुत काफ़ी पुरानी है मेरी गज़ल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग इसको पसंद करते हैं, तो बहुत मुझे भी इसमें कुछ शेर इसके याद है। मुझे इसके बड़े पसंद हैं और बहुत बेहतरीन गज़ल जी, है। गज़ल का मतला इस तरह है कि इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, हंसना चाहा तो मेरी आंखों में आंसू आए, क्या हंसना चाहा तो मेरी आंखों में आंसू आए, भरपूर मतलब है। और एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है। आए, ये शेर मेरा पसंदीदा। एक तो वो, शुक्रिया, एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए, आए, क्या बात। उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, आए, तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू क्या आए। शेर है, क्या ही बेहतरीन शेर। शुक्रिया। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू आए, और बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए, मेरी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए, क्या कहने, यादों के ताक़ुब का जवाब नहीं। अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए, क्या कहने। और मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए, क्या कहने। काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए, तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, जिस्म से मेरे तेरे जिस्म की खुशबू आए। क्या बेहतरीन शेर। तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, बहुत ही जिस्म से। और भरपूर गज़ल है, बहुत मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक गज़ल और कोई अगर आप सुनाना हाँ, मैं एक नई गज़ल है मेरी, मैं सुनाता हूँ उसको। कि मतलब यूँ कहा है मैंने जनाब कि शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। क्या कहना, बहुत खूबसूरत मतलब। शुक्रिया। वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। और शेर यूँ है सफ़ीर भाई कि भटक ना जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, भटक न जाएं मेरे भटक न जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए, क्या कहने। मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए, भटक न जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए। शेर यूँ है कि चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँट आएं, चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँट आएं, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। क्या बात है, क्या बेहतरीन शेर।
चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएँ, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। और शेर ये मुझे पसंद है, मुलाहिज़ा करें कि बताओ। जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, अरे, जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चिराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए। क्या बात, क्या बात। जलाए हाथ बहुत तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चिराग बुझ गया, चिराग बुझ गया धुआं होता बनाते, धुआं बनाते क्या हुए। बेहतरीन शेर हुआ है, बहुत खूब। चिराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए, और पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, ख़यालो ख्वाब में एक कहकशां बनाते आए, हुए, क्या ख़यालो ख्वाब में एक कहकशां बनाते हुए। और मक्ता भी आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए बताओ। कि ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियां बनाते हुए। क्या बात, क्या बेहतरीन। ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियां बनाते हुए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत ही शुक्रिया, बेहतरीन बहुत नज़र शुक्रिया। है। और खैर अभी आपसे और थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, कुछ छोटे से सवाल हैं जिनका एक दो लफ्ज़ में जवाब दिया जा सकता है। जैसे आपके पसंदीदा शोरा में अगर दो तीन नाम लेना चाहें आप। मुझे फ़राक़ गोरखपुरी ख़ास तौर से पसंद है। जिगर मुरादाबादी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो ये तो पुराने शायर हो गए। नए लोगों में देखिए, नए लोगों में कई सारे लोग हैं। जैसे मुझे तारिक कमर साहब संभल के हैं, वो बहुत पसंद है। अहमद सलमान साहब पाकिस्तान से, उन्हें बहुत पसंद करता हूँ मैं। उमर नजमी है, उनकी शायरी भी मुझे मुतासर करती है। तो ऐसे कई नाम हैं। और अभी एक जो, क्योंकि एक बड़ी खेप आई हुई है नौजवान लोगों की, सब ये चल रहा है सिलसिला, उर्दू शायरी के मुस्तकबिल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप किस रुख पर जाते हुए इसे देख रहे हैं? कई मैं सही बताऊं सफ़ी भाई कि मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो नए शोरा हज़रात आए, उनमें मैं आपको ख़ास तौर से, मैं बल्कि आपके पीछे, आपके सामने नहीं, मैं आपके पीछे ये बात करता हूँ कि आप हैं और कई सारे और लोग हैं जो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, जिनका मुताला बहुत उम्दा है, जिनका अदब पे, जिनका इस ज़बान पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और हम जैसे लोग उनकी तरफ देखते हैं कि अगर वो लोग हैं, अपने से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों से तवक्को है कि वो इस अदब को बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और आप मेरे पसंदीदा शोरा में से एक हैं। जहाँ भी सुने आपको बहुत कम, ये मतलब मैं ज़ाती तौर पे कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये शायद मेरी खामी है, मैं दाद देने में बड़ा कंजूस वाक़ हुआ हूँ। बहुत जल्दी बोल नहीं पाता, सुनता हूँ इत्मीनान से, लेकिन जल्दी वाह वाह के अल्फाज नहीं निकलते हैं। वो एक खामोशी वाली दाद होती है। लेकिन आपकी शायरी सुनने के बाद सर दुनिया पर मजबूर हो जाता हूँ। तो आप मेरे पसंदीदा शोरा की जो फहरिस्त है, बहुत मोहब्बत है, बल्कि मेरे लिए एक हौसला अफजाई है। मैं आपसे बहुत उम्मीदें, और इंशाल्लाह आपसे बहुत ये आप इसको आगे बढ़ाएंगे। और शायरी जो आपके यहाँ जो एक रंग है, आपका एक मुनफरद रंग है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस दौर में, क्योंकि शायरी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अपना रंग बनाना, अपनी एक शनाख्त बनाना कि शेर पढ़कर लगे कि हाँ ये खालिद साहब का शेर है या इनका है, या वो एक रंग की वो जिसमें आपकी इंफरादी झलकती हो, ये बड़ी बात है। वरना ये आपके यहाँ पाया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे उर्दू शायरी के मुस्तकबिल को बहुत उम्मीदें हैं। खैर एक सवाल बस ये आखिर में कि ये था कि एक बोल सकते हैं कि मिथ सा बन गया है उर्दू के ताल्लुक़ से। हालांकि मेरी राय अलग है, लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, क्योंकि उर्दू पिछड़ती जा रही है या कमज़ोर होती जा रही है, या उर्दू का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या शायरी से हटकर भी उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से, इस बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि मेरी कुछ राय मुख्तलिफ है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में? ये उर्दू का मुस्तकबिल मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आजकल जो नए शोरा हज़रात, जो नए अदीब आए हैं, उन्होंने उर्दू को संभाला है। उर्दू थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्दू को संभाला है उन्होंने। और लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू के लिए जो काम होना चाहिए, या उर्दू के लिए जो उर्दू की पुख्तगी के लिए जो अभी जो काम होना चाहिए, मेरे ख़्याल से उसमें थोड़ी सी और कोशिशों की ज़रूरत है, ताकि उर्दू हमारी हमसे आने अगली वाली जो पीढ़ी है उन तक बेहतर तरह से पहुँचे। और ये हम लोगों पर ज़िम्मेदारी है। मुझे इस दौर से ज़्यादा आने वाली पीढ़ी की ज़्यादा फिक्र है कि उन तक हम उर्दू को बेहतर तरह से सौंप पाएँ। जी बिल्कुल, और इसके लिए यही मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि उसके लिए इस मिथ को तोड़ना होगा। उर्दू मर रही है तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, या उनको नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि
जैसा कि एक तस्वुर बना हुआ है, ये मिथ बिल्कुल गलत है। अगर लोग जैसे ये सवाल कायम कर देते हैं कि उर्दू में रोज़गार नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारी सीटें अब खाली पड़ी हुई हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उर्दू के लोग नहीं हैं। पढ़ा नहीं। जी, कम से कम आपके पास जो रोज़गार है उनको भरने के लिए तो आप उन्हें पढ़ें। Exactly. इस तरीके से वो एक अजीब सा तस्वुर बन जाता है और उससे नुकसान भी होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये खैर वो एक अलग बहस थी। जी जी। तो उर्दू के मुस्तकबिल के लिए खैर आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं और आपसे इतनी जो गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह फिर आपको कभी मौका मिला तो और मज़ीद गुफ्तगू होगी जब भी मौका मिला। तो अभी बस ये है कि हमारे सामीन के लिए आज के इंटरव्यू का एक इख्तिताम हो आपकी एक गज़ल पर। मेरी गुजारिश है मैं बिल्कुल गज़ल सुनाता हूँ। गज़ल पर हमने एक गज़ल मैंने कही थी अहमद सलमान साहब पाकिस्तान के जो शायर हैं उनकी ज़मीन में, अगर आप इजाज़त दें कि मैं बिल्कुल वो गज़ल ये थी कि कई दिनों तक जब अपने कमरे से हम ना निकले तो लोग समझे, मशहूर है। कई दिनों तक जब अपने कमरे से हम ना निकले तो लोग समझे, कभी किसी को बहुत सताते हैं ये उजाले तो लोग समझे, क्या कहूँ, कभी किसी को बहुत सताते हैं ये उजाले तो लोग समझे। तो लोग समझे। और शेर यूँ है कि हदफ पे मूज़ो आंधियों के फ़कत हमारे चराग कब थे, है। हदफ पे मूज़ो आंधियों के फ़कत हमारे चराग कब थे, बिखर गए जब किसी घरौंदे के सारे तिनके तो लोग समझे। क्या बात, क्या बहुत बेहतरीन शेर है। शुक्रिया। हदफ पे मूज़ो आंधियों के फ़कत हमारे चराग कब थे, बिखर गए जब किसी घरौंदे के सारे तिनके तो लोग समझे। तो लोग समझे। शेर है कि जो वक्त पर ही ना काम आए तो दोस्त क्या हैं अज़ीज़ क्या हैं, जो वक्त पर ही ना काम आए तो दोस्त क्या हैं अज़ीज़ क्या हैं, किसी दुकान पर नहीं चले जब ये खोटे सिक्के तो लोग समझे। क्या बात, जो वक्त पर ही ना काम आए तो दोस्त क्या हैं अज़ीज़ क्या हैं, किसी दुकान पर नहीं चले जब ये खोटे सिक्के तो लोग समझे। और कोई न माना कराहटें जब बता रही थीं कि वक्त कम है, कोई न माना कराहटें जब बता रही थीं कि वक्त कम है, जब उनके कांधों पे आखिरी हम सफ़र को निकले तो लोग समझे, क्या क्या, जब उनके कांधों पे आखिरी हम सफ़र को निकले तो लोग समझे। तो लोग समझे। और शेर यूँ भी है कि जिसे समझते हैं शायरी हम, सफ़र मुसलसल है खुशबुओं का, जिसे समझते हैं शायरी हम, सफ़र मुसलसल है खुशबुओं का, गज़ल की शाखों पे खूबसूरत जो शेर महके तो लोग समझे, क्या कहने, क्या कहने। गज़ल की बहुत शाखों प्यारा पे शेर खूबसूरत जो शेर महके तो लोग समझे। बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन गज़ल आपने सुनाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और सफ़ी अदब चैनल में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, तो आज आपकी मुलाकात की जनाब खालिद अखलाक साहब से, खालिद अखलाक सैसवानी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उनसे हमने कुछ गुफ्तगू की, आपने सुना इनके बारे में और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो इनसे दोबारा गुफ्तगू भी। उसके अलावा और भी हमारे ऐप के जो शोरा हैं उनसे हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम। शुक्रिया।